नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रोजगार को तोहफा दिया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम मोदी ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, युवा देश की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत लगभग 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वह देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिला है। मैं उन्हें इस अमृत काल में भारत की जनता का अमृत रक्षक कहता हूं। देश की आजादी के और देश के कोटि कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैंने आपको अमृत रक्षक इसलिए कहा क्योंकि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की, देश की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। मेरे परिवारजनों, इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारी सरकार बहुत गंभीर रही है। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। सुरक्षा का वातावरण, कानून का राज विकास की रफ्तार को तेज कर देता है। आप यूपी का उदाहरण ले सकते हैं। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों, माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है और जब अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मेरे परिवारजनों, आजकल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस दशक में
टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। प्रदेश में मानसून लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसको देखते हुए सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसको लेकर सीएम योगी ने सोमवार को 3 जिलों का दौरा किया है। चलिए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर फरक्काबाद से है, जहां सीएम योगी ने पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री बांटी है। वहीं दूसरी तस्वीर में कासगंज से है, जहां सीएम पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। तीसरी तस्वीर शाहजहांपुर से है, जहां सीएम योगी ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बाढ़ग्रस्त मिर्जापुर और कलान क्षेत्र का हवाई दौरा किया है। इसके बाद उन्होंने मिर्जापुर के शिवमंगल सिंह डिग्री कॉलेज में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार आपदा के समय आपके साथ खड़ी है। प्रदेश के अंदर 21 जनपदों के 721 गांव वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं। पहले चरण में यमुना नदी में आई हुई बाढ़ के कारण सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद ये जनपद प्रभावित हुए थे। एक दूसरे फेज में बाढ़ की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें गंगा नदी में आई हुई बाढ़ के कारण बदायूं, शाहजहांपुर, कासगंज, फर्रुखाबाद ये जनपद प्रभावित है। प्रदेश के अंदर आपदा के समय में प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की संवेदना और सभी पीड़ित परिवारों को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं कि डबल इंजन की सरकार आपदा के इस समय में आपके साथ खड़ी है। हर संभव सहायता आप सभी लोगों को करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि जैसे यहां पे राहत सामग्री का वितरण हो रहा है, ऐसे ही प्रदेश के हर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण हो रहा है, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, लाई चना 5 किलो, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले, बरसाती और डिग्निटी किट ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही हर संभव सहायता स्वास्थ्य से संबंधित हो, पशुओं के चारे से संबंधित हो या फिर एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने पर जो वैक्सीन दिया जाना है वह तत्काल हर सीएससी में उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में कराए गए हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। मैंने जिला प्रशासन से पहले ही कहा है कि वह ये बात सुनिश्चित करे कि जनहानि पर तत्काल पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष से राहत राशि तत्काल उपलब्ध हो जानी चाहिए। पशु हानि पर भी मुआवजे की राशि संबंधित परिवार को तत्काल मिल जानी चाहिए। और इसके अलावा मकान क्षतिग्रस्त होने पर नया आवास बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में उस परिवार को आच्छादित करने की कार्रवाई हो। पहली बार सर्पदंश हो या किसी जंगली जानवर के कारण मानव हानि पर, जनहानि पर आपदा राहत की श्रेणी में उसे उत्तर प्रदेश सरकार लाई है और उसको भी 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। फसल का नुकसान इस बाढ़ में ज्यादा हुआ है, इसके लिए तत्काल इसका सर्वे करने और उसका सर्वे की रिपोर्ट तत्काल शासन को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे सभी पीड़ित किसानों को
प्रभावित किसानों को वहां पर सरकार की ओर से मुआवजा उपलब्ध करवाया जा सके। बाढ़ बचाव के लिए आपके शाहजहांपुर में एक और गंगा नदी में और दूसरी तरफ यहां पर काली नदी में के कारण ये सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं और बाढ़ की समस्या से कहीं रामगंगा, कहीं काली नदी के कारण, कहीं गंगा नदी के कारण वर्तमान में बाढ़ की इस स्थिति से लोगों को उसका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग को इसके स्थायी समाधान के लिए भी एक उपाय करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। मुंबई में इंडियंस अलायंस की अगली बैठक से पहले नीतीश कुमार से पूछा गया कि क्या वह संयोजन की भूमिका की पेशकश की गई तो क्या वो स्वीकार करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता, मैं आपको ये बार बार बता दूं, और फिर मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं, मैं तो बस सबको एकजुट करना चाहता हूं। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं, हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। हमको तो नहीं मालूम है, उन लोगों की किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते। अब आजादी कब हुआ ही मालूम नहीं है, आज इसको आजादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल है। इसे छोड़िए ना उन सब चीजों का। नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने दूसरे राउंड में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। इसी के साथ ही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बस मैं क्या बताऊं सर, अभी सभी बोलते थे कि यही मेडल बचा था, तो वो भी आज पूरा हो गया है। और बस वो 90 मीटर वाला सवाल अभी हमको वो करना बाकी है। कोई बात नहीं, आज मैं सोच रहा था हो जाएगा, पर मेडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, गोल्ड मेडल अभी अपने पास है ये। और अभी अगले और कॉम्पिटिशन्स है, अभी टाइम है, तो उनमें और ज़्यादा जोर लगाएंगे। बस मुझे लग रहा था कि लास्ट थ्रो तक निकलेगी, थ्रो निकलेगी, क्योंकि कंसिस्टेंट तो थी, पर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी। पहली थ्रो मैं सोच रहा था कि काफ़ी अच्छे से लगाऊंगा, पर टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम रही उसमें। तो पहली थ्रो अच्छी ना लगे, थोड़ा हो ही जाता है कि फिर खुद को पुश किया। और मुझे मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सोच रहा था थ्रोइंग के बारे में, मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली चल रहा था, मैं मतलब स्पीड में 100% नहीं जा पा रहा था। अगर मेरा स्पीड में रन में ना हो तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होती है। तो मुझे बस अपने आप को बिल्कुल फिट करना है और बस 100% रनवे फास्ट भागना है और बस पूरा जोर लगाना है, वही चीज़ मुझे करनी है। बहुत ही खुशी की बात है कि अपना देश भारत विश्व में कई क्षेत्रों के अंदर और एक प्रकार से अपनी चैंपियन की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नीरज चोपड़ा जो अपने हरियाणा का एक बेस्ट एथलेटिक्स है, उसने भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का पहला युवक जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं नीरज चोपड़ा को उनके खेल खिलाने में उनका जो सहयोग करते हैं, चाहे उनके कोचेज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि नीरज चोपड़ा युवाओं को प्रेरणा देकर के इसी प्रकार हरियाणा का, न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम भी ऊंचा करने में अन्य युवक उनसे प्रेरणा लेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे परिवार के लिए, तो है ही, हम मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। वो अब हिंदुस्तान का बेटा है, खाली हम उस पर अपना हक नहीं जता सकते, वो देश के लिए परफॉर्म करता है। या तो है पहचान करी हो और भारत के लिए गोल्ड जीता है, सबने खुशी मनाई है, बड़ी खुशी की बात है जी, मनाओगे, आवेगा जी। झारखंड में स्वास्थ्य की दुनिया में ख्याति प्राप्त कर विदेश तक सेवा देने वाले खूंटी जिले के केएसजी हॉस्पिटल के डॉक्टर अंजनी अब मरीजों के लिए भगवान बन गए हैं। डॉक्टर अंजनी का कहना है कि माता पिता को खोने के बाद अब मरीजों की सेवा ही उनके लिए सब कुछ है और वो इसे अपना सौभाग्य समझते हैं।
मरीजों के लिए भगवान बने डॉक्टर अंजनी मरीजों की कर रहे हैं सेवा। तो आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं डॉक्टर अंजनी मरीजों के लिए भगवान बने हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब से मेरे माता पिता खो गए उसके बाद मैंने यह संकल्प लिया कि जिन मरीजों का कोई नहीं है उनकी मैं सेवा करूंगा और पूरे दृढ़ के साथ निश्चय के साथ मरीजों की सेवा कर रहे हैं। जो परेशानी उनको है उन परेशानियों के निदान के लिए डॉक्टर अंजनी लगातार काम कर रहे हैं। अभी हम लोग खूंटी में हैं, जो कि झारखंड के बहुत सुदूर इलाके में है। ये डिस्ट्रिक्ट बहुत दूरी पे है और ये हम यहाँ आए थे लगभग आज से 5 साल पहले, क्योंकि 18 अक्टूबर 2018 को हम यहाँ खूंटी में आए थे। इस हॉस्पिटल का नाम रखा गया है KS गंगा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि हमारी माता का नाम है कलावती, जो के से है। एस हमारे पिताजी का नाम है सरयू और गंगा हमारे दादाजी का नाम था, जो आज है पूरा नाम है KS गंगा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। क्योंकि हमारे बीच अभी तीनों में से कोई नहीं, मम्मी पापा दादाजी कोई भी नहीं। लेकिन ये नाम को रखने के पीछे बहुत सारे रीजन है कि हमारे माँ बाप सबका कनेक्शन जुड़ा रहे, दिलों में रहे। और ये हम चाहते हैं कि हमारा हॉस्पिटल के बहुत सारे ब्रांच हो और हर गरीब लोग को फायदा भी इससे हो। ये हॉस्पिटल से बहुत से कम पैसे में इसकी ट्रीटमेंट हो रही है। मात्र 200 रुपया में हम OPD लेते हैं। बहुत सारे पेशेंट से तो लेते भी नहीं, छोड़ देते हैं। जैसे वो पेशेंट है देख के नहीं लेते हैं, ये भी है। बहुत सारी जगह पे हम हमारे हॉस्पिटल से बहुत सारे लोग को फ्री में मेडिसिन भी दे दिया था। बहुत सारे को टेस्ट में भी हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं भी लेते हैं। बहुत ऐसे क्रिटिकल ऑपरेशन होते हैं जो अदर स्टेट में अगर न्यूरो का अगर लेके चले तो ब्रेन का लगभग 15 से 25 लाख रुपए खर्च हो, जो कि हम लोग 3 से 4 लाख रुपए में उसको ऑपरेशन करके सक्सेसफुल करके उसको 15-20 दिनों में घर भेज देते हैं। अभी तक हमारे पास 2 पेशेंट आए हैं जो कि अदर से आए हैं, वेस्ट बंगाल से आके आज से 1 सप्ताह पहले यहाँ से डिस्चार्ज होके गए हैं। एक खूंटी डिस्ट्रिक्ट है जो कि अभी तक लगभग 14 सालों से बच्चे ब्रेन ट्यूमर से परेशान था। उनके भी आज ट्रीटमेंट बहुत सफल ट्रीटमेंट होकर यहाँ से गए हैं वो। और अगर जानना चाहें कि हमारी पढ़ाई लिखाई की क्या है, तो हम पटना के रहने वाले हैं। पटना से मैंने 2001 में मैट्रिक पास किया, 2003 में मैंने इंटर पास किया, 2008 में मैं रिम्स से MBBS किया हूँ, फिर न्यूरो से किया। हमारा सिलेक्शन ऑल इंडिया के थ्रू हुआ था। तो हमारे घर वाले कहना चाह रहे थे, मेरी रैंक बहुत अच्छी आई थी, तो सारे लोग चाहते थे कि जो तुम्हारी मर्जी है कहीं। उस समय मेरा बचपना था, तो मैं कभी मेरे को मन किया कि मैं चंडीगढ़ चला जाऊँ, कभी गोवा में जाके पढ़ूँ, कभी पांडिचेरी में पढ़ूँ, इस तरह के मन में आता था। लेकिन हमारे फैमिली बताएं कि नहीं, जहाँ का अपना लैंग्वेज हो वहाँ जानी चाहिए, जहाँ नंबर ऑफ पेशेंट जहाँ ज़्यादा मिलते हैं वहाँ जाने चाहिए। और घर का बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था, फैमिली बहुत वीक थी हमारी, तो हमने रिम्स में लिया एडमिशन और रिम्स में पढ़ाई स्टार्ट किया। आज है कि यहाँ खूंटी में इन लोगों की सेवा दे। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।